हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी। और लेकर आ गए हैं हम आपके लिए एक बार फिर से पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उसका पार्ट 7, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से पक्का आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Who defeated Mrs. Gandhi in 1977 लोकसभा इलेक्शंस? ओके, इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था कि सारी की जो ऑपोजिशन पार्टीज थी वो सब एक साथ जुट गई थी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को हराने के लिए। तो उन पार्टीज ने सबने मिलकर क्या बनाई थी, अपनी एक जनता पार्टी उन लोगों ने फॉर्म करी थी। और उस पार्टी को जब फॉर्म किया था तो उसमें से राय बरेली से, जहां से इंदिरा गांधी लड़ी थी, वहां से हमारे लड़े थे राज नारायण जी। ओके, और उन्होंने हमारी इंदिरा गांधी को हराया था। तो सही आंसर इसका क्या है, राज नारायण। A member of the Constituent Assembly of India, India's first ambassador to Moscow, emeritus professor and Eastern religion at Oxford। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो किस पर सूट करता है, वो करता है हमारे डॉक्टर एस राधा कृष्णन के ऊपर। प्रोफेसर से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हम 5 जो सितंबर है उसको हम किस फॉर्म में मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। और ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। और ये फर्स्ट एम्बेसडर थे जो कि मॉस्को भेजे गए थे या रशिया भेजे गए थे। The first Union Council of Ministers of Free India comprised cabinet ministers beside Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के अलावा जो हमारी कैबिनेट बनी थी उसमें कितने मिनिस्टर्स थे टोटल? उसमें हमारे 13 मिनिस्टर्स थे। Who among the following propounded the theory of natural rights? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स किसने दी थी? वो दी थी हमारी लॉक ने, यानी कि जॉन लॉक। तो उनके अनुसार क्या था कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे इक्वल हैं। ओके, गॉड ने सबको कुछ सर्टेन राइट्स दिए हैं जिनको कि हम बोलते हैं नेचुरल राइट्स। और वो राइट्स कौन कौन से ये मानते थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन तीनों को ये नेचुरल राइट्स मानते थे और ये जो थे वो सबको दिए जाने चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ओके, जे लॉक भी आप इनको याद कर सकते हैं। Which among the following statement is not true? ओके, कौन सा इसमें से सही नहीं है? A no confidence motion in the Council of Ministers can be moved in either house of the Parliament। यही ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आपका केवल कहाँ पर लाया जा सकता है? लोकसभा में। ओके, लेकिन ये जो है आपका कोई भी मेंबर ला सकता है, ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द हाउस ला सकता है, लेकिन ये राइज कहाँ पर होना चाहिए? केवल लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। मनी बिल्स आपको पता है केवल हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा में होने चाहिए। डिमांड फॉर ग्रांट्स की वो भी आपके कहाँ पर? हाउस ऑफ पीपल में होना चाहिए। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि जो आपकी राज्यसभा है, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये भी आपका करेक्ट है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। प्रियम्बल जो है वो अभी तक कितनी बार अमेंड हो चुका है? केवल एक बार अमेंडमेंट उसमें हुआ है। और कौन से उसमें वर्ड इंक्लूड किए गए थे? आपको याद रखना है SSI, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये जो 3 वर्ड्स थे ये आपके उसमें ऐड किए गए थे। द थ्योरी ऑफ लेसेस फेयर वाज इन्वेंटेड बाय। किसने दी थी ये थ्योरी? वो दी थी आपकी एडम स्मिथ ने। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल होगा आपके गुड्स पे, आपकी कमोडिटीज पे, वो बिल्कुल कम होना चाहिए। ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक फिलॉसफी की थ्योरी है जिसमें फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करी जाती है। Who amongst the following addresses the nation on the Independence Day from the ramparts of the Red Fort, Delhi? तो कौन करता है इंडिपेंडेंस डे के दौरान हमारे फ्लैग को होइस्ट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिपब्लिक डे पे होता है वो हमारा फ्लैग को अनफोल्ड करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हेड यानी कि प्रेसिडेंट। ओके, और हमारे इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग को होइस्ट कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, कैसी माइनॉरिटीज को ये रिकॉग्नाइज करते हैं? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो आपका आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो बेस्ड हो रिलीजन पर या फिर लैंग्वेज पर, उनके पास राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने चॉइस के। As we all know, child labor is totally banned in India. As per Child Labor Prohibition 3 Regulation Act, child means a person who has not completed the age of 14 years of his or her age।
चाइल्ड को माना है इन्होंने 14 साल या उससे कम की उम्र का। इसमें अगर हम बात करें एडोलेसेंट की तो वो माना है 14 से 18 साल तक के बीच का बच्चा, और जो अडल्ट की अगर हम बात करें तो वो हमने माना है 18 साल से ऊपर का बच्चा कोई भी। Right to Education Bill envisages to provide free education to the children of the age group of 6 to 14 years। आप सबको पता है कि जो 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। इसमें हमारा आर्टिकल 21A जुड़ा है जिसमें की बात कही गई है कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। The Constitution of India mandates that the election of the Panchayati Raj should be held regularly after a gap of 5 years। तो आपका जो पंचायती राज के जो इलेक्शंस हैं वो आपके 5 साल के बाद हो ही जाने चाहिए। अगर वो 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो डिसोल्यूशन के 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपके इलेक्शंस जो हैं वापस से हो जाने चाहिए। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही क्लियरली इसमें मेंशन है। When the Union Council of Ministers tenders an advice to the President, he will be bound by it। आपके एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में ये बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, किसको, प्रेसिडेंट को देने के लिए है। तो प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस हमारे देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो उस पर क्या होती है, बाउंडिंग होती है, मतलब कि वो उससे बाइंडेड होता है। वो चाहे तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद अगर वो आती है उस पर वापस तो उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में हमने किसकी बात करी है, जितनी भी सैलरीज हैं इंपॉर्टेंट पर्संस की, किसकी, प्रेसिडेंट की हो चाहे वो गवर्नर की हो, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इसके अलावा जजेस जो होते हैं आपके किसके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, और एक और हमारा व्यक्ति है CAG यानी कि कंट्रोल ऑडिटर जनरल। इन सबकी जो सैलरी और अलाउंसेस की बात करी गई है वो की गई है सेकेंड शेड्यूल में। नेशनल जुडिशियल काउंसिल इज हेडेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। नेशनल जुडिशियल काउंसिल का हेड कौन होता है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अंदर 2 जो हैं वो आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 जो हैं वो आपके जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, और चेयरपर्सन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The Indian Constitution has vested the authority to extend the jurisdiction of high courts with the Union Parliament। हमारी पार्लियामेंट ही ये पावर देती है, हमारी पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि वो हाई कोर्ट को किसी यूनियन टेरिटरी के साथ भी अटैच कर सकती है, 2 स्टेट्स की भी एक हाई कोर्ट बना सकती है। तो मतलब कि उसकी पावर को हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है। द फंडामेंटल राइट विच वाज सब्जेक्टेड टू द सेवरल अमेंडमेंट इज द राइट टू प्रॉपर्टी। आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने फंडामेंटल राइट थे, 7। उसमें से जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था यानी कि आर्टिकल 31 वो हटा दिया गया है। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल 300A के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हाउ विल द न्यूली पास्ड ग्राम न्यायालय एक्ट हेल्प द जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री। आपका क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया गया है। कब बना था ये 2008 में आपका बना था। ओके, तो इसमें आपका जो विलेज कोर्ट्स बना दी जाती हैं जो जिससे कि आपका जो बेटर जो है जुडिशियल सिस्टम को वो रन किया जा सके। तो ये प्रॉमिस करता है मैनी कोर्ट्स एट ब्लॉक एंड तहसील लेवल्स। इट वुड मेक जस्टिस क्विक particularly in case of small disputes and petty crime and this will reduce the burden on the high court and supreme court। तो ऑप्शन सी आपका इसमें रॉन्ग है क्योंकि जो गांव के जो भी फैसले होते हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट तक ही निपट जाते थे, अब वो ग्राम न्यायालय में निपट जाएंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनका कोई ताल्लुक है नहीं। तो बोथ A and B are true। The Constituent Assembly of India which drafted the Indian Constitution was set up under, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में ये सेटअप किया गया था 1946 में, जिसमें ये डिस्कशन किया गया था कि इंडिया को जो पावर है कैसे डिलीवर की जाए और उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, वो इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में डिस्कस किया गया था। Preventive detention for a period of more than 3 months can be ordered only on the recommendation of an advisory board whose chairman shall be the judge of the high court।
आपको पता है कि आर्टिकल 22 में हमारी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जाती है, यानी कि किसी व्यक्ति को आप किसी भी, अगर आपको लगता है कि आपके देश को या किसी भी तरीके से खतरा है, तो आप उसको केवल 3 महीने के लिए बिना किसी लॉ के, बिना किसी ट्रायल के आप अंदर रख सकते हैं। लेकिन 3 महीने से ज्यादा अगर आपको उसको अंदर रखना है, अपनी कस्टडी में लेना है, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा और जिसका कि चेयरमैन जो होगा वो क्वालिफाई होना चाहिए टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज के बराबर उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज होने लायक वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अंडर द 44th अमेंडमेंट एक्ट द प्रेसिडेंट was deprived the power to declare a national emergency on the ground of internal disturbance। ओके, इसी के तहत पर हमारी जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट ने इसको चेंज कर क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन। ओके, आर्म्ड रिबेलियन से इसको हमारा चेंज कर दिया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे टर्म को हमारा हटा दिया गया। Which language was added to the list of regional languages by the 21st Amendment Act? 21st अमेंडमेंट में हमारा कौन सा लैंग्वेज को ऐड किया गया था, सिंधी लैंग्वेज को। 8th जो शेड्यूल है आपका, उसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। इस वक्त हमारे देश में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इसके अलावा 71 अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद 92 अमेंडमेंट हुआ। इन दोनों में भी अलग अलग लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो 92 में हमारी आई थी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली। ये हमारी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था लैंग्वेजेस से रिलेटेड, जिसमें इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। The British government announced their decision to grant independence to India on 15th August 1947 on 3rd June 1947। 3rd जून को हम क्या भी बोलते हैं, माउंट बैटन प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि माउंट बैटन ने जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको इस दिन घोषणा कर दी थी 3rd जून को कि हम भारत 2 डोमिनियंस में डिवाइड कर देंगे और वो लोग अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाकर अपने तरीके से देश को चला सकते हैं। ओके, The proclamation of emergency on the ground of external aggression issued on this was revoked on। आपको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब हमारी एक्सटर्नल एग्रेशन के ऊपर हमारी इमरजेंसी लगी थी, लेकिन ये जो हमारा रिवोक होने से पहले एक और इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि फिर आपकी एंड में जाकर रिवोक हुई थी। वो हुई थी आपकी मार्च 27, 1977 में। ओके, लगातार यहाँ पर ये आपकी दूसरी इमरजेंसी लगी थी। सबसे पहले लगी थी चाइना वॉर के टाइम पे, दूसरी पाकिस्तान के टाइम पर, और तीसरी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगा दी थी। वोटिंग इन लोकल बॉडीज इलेक्शन इज कंपल्सरी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, दैट इज द गुजरात। गुजरात एक पहली ऐसी स्टेट थी जिसने कि ये डिक्लेयर कर दिया था कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में हर व्यक्ति को वोट देना कंपलसरी है, मतलब कि मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बहाना बनाकर वोट नहीं देने जाएं। कुछ कंडीशंस दी हैं कि अगर आप बाहर हैं या कोई इलनेस है तो फिर आप वोट देने नहीं जा सकते हैं। Who among the following is are not appointed by the president? आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तीनों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, हमारा गवर्नर। कौन से आर्टिकल के तहत एडवोकेट जनरल को सिलेक्ट किया जाता है, वो होता है आपका 165 के तहत इसको हम अपॉइंट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज कंसीडर्ड अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तो वो हमारी कौन सी है, हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब ही होता है टू हैव द बॉडी। अगर आपको कानून किसी भी तरीके से या कोई प्राइवेट ऑफिशियल भी आपको किसी भी तरीके से अपनी कस्टडी में ले लेता है विदाउट एनी लॉ, तो आप उसको वापस पा सकते हैं। तो ये फ्रीडम का, किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम का एक बुलवर्क माना जाता है, और तो इसको हम ग्रेट रिट के नाम से भी जान सकते हैं। Who enjoys the right to impose reasonable restrictions on the fundamental rights of citizen? तो फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स की, उन पे कौन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, वो हमारा केवल लगा सकता है यूनियन पार्लियामेंट। आपको पता है कि अगर इमरजेंसी लगती है या कुछ होता है तो भी हमारा जो पार्लियामेंट है वो उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ओके, इसके अलावा देश के वेलफेयर के लिए या किसी और अच्छी चीज के लिए भी फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो आपके एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। When both the offices of the speaker and deputy speaker are vacant, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही आपके नहीं है, तो उस टाइम पर आपका जो लोकसभा का होगा कोई भी मेंबर, उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसको आपका अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ओके,
दोनों की एब्सेंस में प्रेसिडेंट जो है वो किसी और मेंबर को अपॉइंट कर सकता है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, स्पीकर प्रो टेम। द स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज अपॉइंटेड बाय द, आपको पता है कि एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, एक नेशनल कमीशन और शेड्यूल्ड ट्राइब है, आर्टिकल 338 एंड 338 ए के तहत। ओके, पहले ये दोनों एक्ट एक ही थे, लेकिन बाद में इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया, और इन दोनों का ये जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करता है, हमारा प्रेसिडेंट। तो ये थे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।